हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सॉलिड्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, वायर पे किया हुआ। वायर पे हम लोड लगाएंगे और वायर में जो एक्सटेंशन होगा यानी स्ट्रेन डेवलप होगा उसको स्ट्रेस से कंपेयर करके देखेंगे कि इनका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इलास्टिसिटी को समझने के लिए। पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, फिर उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पे ये स्ट्रेस वाली साइड है एंड दिस एक्सिस इज़ फॉर स्ट्रेन। ओके, व्हेन स्ट्रेस इज़ ज़ीरो द स्ट्रेन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ग्राफ ओ से स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे स्ट्रेन भी इंक्रीज़ करेगा और स्टार्टिंग में अंडर इलास्टिक लिमिट वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। और हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो स्टार्टिंग में अप टू अ लिमिट जो ग्राफ है दैट विल गो एज ए स्ट्रेट लाइन। और ये कहाँ तक स्ट्रेट लाइन में जाएगा? जहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट को, जहाँ तक इलास्टिक लिमिट है। ओके, उसके बाद ये ग्राफ में कर्व आना स्टार्ट होगा। ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, थोड़ा कर्व आएगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलास्टिक लिमिट इसकी क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद एक पीक को रीच करेगा जो कि यील्ड पॉइंट है, यानी उसके बाद ये ट्रांजिशन में जाएगा, इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की ट्रांजिशन में जाएगा। एंड आफ्टर दैट ग्राफ गोज लाइक दिस नॉन लीनियरली। एंड एक अपर लिमिट के बाद ये ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जाएगा। तो ओ से लेके ए पॉइंट तक ये जो रीजन है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो ए डैश से रिप्रेजेंट हो रही है सपोज। उसके बाद एक बी पॉइंट आता है जो हमें इलास्टिक लिमिट शो कर रहा है। एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ पॉइंट सी विच इज़ कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और यहाँ पे जो स्ट्रेस है इट इज़ कॉल्ड सी डैश। ओके, और इसके बाद ये ट्रांजिशन फेज़ में जाएगा और डी पॉइंट के बाद ये प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करेगा, यानी ये ओरिजिनल अपने कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं आएगा। एंड उसके बाद स्ट्रेस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक अपर लिमिट आएगी स्ट्रेस हैंडल करने की, वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस। वो कोई भी बॉडी जो है, वायर जो है, वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हैंडल कर सकती है, इट विल बी दैट वैल्यू। और ये जो वैल्यू है स्ट्रेस की इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। और यहाँ पे जो लोड होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस है यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस ई डैश। और उसके बाद बिना स्ट्रेस इंक्रीज़ किए ही जो वायर है वो एफ पॉइंट तक पहुँच जाएगी। एंड एफ पॉइंट इज़ फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ पे वायर ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकिंग पॉइंट है वो। ओके, तो सारे इनके रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है ओ ए रीजन। ओ ए रीजन में प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी रीजन है। और यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। Up to this point, the Hooke's law is being followed. And point B is elastic limit. Elastic limit. Point C is yield point. OC dash is C dash। यहाँ पे C dash पे अगर हम स्ट्रेस को हटाएंगे, डिफॉर्मिंग, ओके हाँ, सी पॉइंट पर अगर हम स्ट्रेस को हटाएंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो फोर्स हटाने पर वो ओ डैश पॉइंट पर वापस आएगा। ओके, और यहाँ पे ओ सी डैश जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस। yield strength of the given material. After this OE,
ओ ई जो वैल्यू है इट इज़ शोइंग अस, या ओ ई डैश ये है अल्टीमेट स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, एंड ई पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट. अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट. ओ डैश जो यहाँ पे नीचे ओ डैश पॉइंट रीजन है, इट इज़ शोइंग अस द परमानेंट डिफॉर्मेशन. अगर सी पॉइंट के बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ वापस आता है, एंड दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड परमानेंट सेट. परमानेंट सेट. एंड पॉइंट एफ इज ब्रेकिंग और फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट. ओके, अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट पोर्शन था ओ ए पोर्शन ग्राफ में, ओ से ए तक. यहाँ पे मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है जो कि हुक्स लॉ ने बताई थी. सो द पोर्शन ओ ए इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज शोइंग अस दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दैट मीन्स इन ओ ए रीजन Hooke's law is being followed. Hooke's law is being followed. This is why it is known as proportionality region. And in this region, stress is directly proportional to strain. This is why the graph is a straight line. Second point, beyond point A, the stress strain variation is no longer straight line. तो A से लेके जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता अब, यानी हुक्स लॉ क्लियरली फॉलो नहीं हो रहा. लेकिन अभी भी इलास्टिक लिमिट है. पार्ट ए भी जो है ग्राफ का वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी भी इलास्टिक है. यानी अब अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा. So after point A, wire does not follow proportionality or Hooke's law, but it is still in elastic region. इलास्टिक रीजन है यहाँ पे ओ से लेके बी तक. एंड आफ्टर पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट. बॉडी स्टार्ट लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी. So the body will not return back to its original configuration. Okay, तो O से B तक का रीजन जो इलास्टिक रीजन है, एंड B पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट. नेक्स्ट, पॉइंट B के बाद जो ग्राफ है वो BC कर्व जो शो कर रहा है, ये ट्रांजिशन रीजन है. तो स्ट्रेन यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होती है. बियॉन्ड पॉइंट C, beyond point B, strain increases more rapidly with change in stress. ये हम ग्राफ में दे सकते हैं. B से C पोर्शन में स्ट्रेन ज़्यादा इंक्रीज कर रही है इन कंपेरिजन टू स्ट्रेस. तो द स्लोप है वो उसका वो स्ट्रेन की तरफ शिफ्ट हो गया है. ओके, तो यहाँ से पॉइंट बी से सी तक जो स्ट्रेन का चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस के कंपैरिजन में. एंड सी पॉइंट है यील्ड पॉइंट. तो इफ़ द वायर इज़ अनलोडेड एट पॉइंट सी, अगर हम सी पॉइंट पर जो डीफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटा देते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी
उसमें परमानेंट एक स्ट्रेन रह जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी, जिसको हम ओ डैश से शो कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट. सो एट पॉइंट at or after point C, which is yield point, body loses its elasticity, and now if deforming force is removed, the body or the wire will not regain its actual configuration and some permanent deformation will happen, that is shown by O dash portion known as permanent set. तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें शो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर दिस, बियॉन्ड पॉइंट सी द वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस. तो सी पॉइंट के बाद क्लियरली आप देख सकते हो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है. नीचे की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन अपने आप ही इंक्रीज़ कर रही है. अगर स्ट्रेस को हम डिक्रीज़ भी करेंगे तब भी स्ट्रेन इंक्रीज़ करते जा रही है. सो बियॉन्ड पॉइंट सी द वायर स्टार्ट showing increase in strain without any increase in stress. It means the wire begins to flow down after point C up to point D, और ये up to point D होता है, up to point D, जैसे ग्राफ में देख सकते हैं अप टू पॉइंट डी ऐसा हो रहा है. उसके बाद ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है. द पॉइंट सी एट विच द वायर यील्ड्स इज द टू द अप्लाइड स्ट्रेस एंड बिगिन्स टू फ्लो डाउन इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. जैसे पहले बताया, सी पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज करने लग जाती है, उसको हम फ्लो डाउन बोलते हैं. तो यील्ड पॉइंट के बाद फ्लो डाउन स्टार्ट होता है. तो वो लिमिट है यील्ड पॉइंट की जिससे पहले फ्लो डाउन नहीं हो रहा, जिसके बाद फ्लो डाउन होगा, उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं. The behavior of the wire beyond point C is perfectly plastic. Beyond point C, wire is behaving as perfect plastic. Yani it is not at all coming to its original shape. It is not trying even to come to its original shape. So और ये पॉइंट डी तक होगा परफेक्टली प्लास्टिक यहाँ से स्टार्ट हुआ. द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी, यानी सी पॉइंट पर जो स्ट्रेस है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, जैसे मैंने ग्राफ में शो किया हुआ है. आफ्टर दिस, तो अब डी पॉइंट के बाद की बात करते हैं. बियॉन्ड पॉइंट डी ग्राफ में देखते हैं. ग्राफ में एक कर्व आता है डी ई एफ, ये कर्व आ रहा है. It is showing us that even if the wire is unloaded a little at point E, the thinning of wire starts and the necks and waist are developed. यानी जो E पॉइंट के बाद है, E पॉइंट के बाद अगर हम स्ट्रेस हटा भी दें तब भी वायर अपने आप ही स्ट्रेन बनाती रहती है अपने खुद के वेट की वजह से, और वो F पॉइंट पर रीच करती है और वहाँ पे ब्रेक हो जाती है. तो यहाँ पे E पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी जितना स्ट्रेस वो मैक्सिमम हैंडल कर सकती है, और एफ पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ पे वो अपने आप ही ब्रेक हो जाती है. सो द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द वायर कैन हैंडल is
E dash known as ultimate strength or ultimate stress or breaking stress. And after ultimate breaking point या ultimate strength point E, strength point E, wire increases strain without increase in stress, and finally breaks at point F, which is known as breaking or fracture point. तो ये सारी डिटेल्स हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एक गिवन वायर के लिए. ओके, नाउ इस कर्व के बेसिस पर हम कुछ टाइप के मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज डक्टाइल मटेरियल्स. So these are materials which show plastic nature, a very long, very considerable plastic nature. यानी इनका जो प्लास्टिक रेंज होता है इलास्टिक लिमिट के बाद वो बहुत बड़ा होता है. तो इनका जो शेप है हम बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं. तो इनसे हम वायर बना सकते हैं, बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं. ये उन कामों में यूज़ होते हैं डक्टाइल मटेरियल्स. सो टेक्निकली दीज आर मटेरियल्स which show large plastic region beyond elastic limit, and the fracture point is very far. तो ये बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होते. तो इनको हमें डीफॉर्म करना बहुत आसान होता है. तो ये मटेरियल जो है वो वायर और शीट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. ओके, सो दीज मटेरियल्स आर वेरी हेल्पफुल और आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स एंड शीट्स. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. इसका अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें रफली तो इट विल लुक लाइक दिस. एक नॉर्मल इलास्टिक रीजन होगा इनका, उसके बाद एक काफ़ी बड़ा प्लास्टिक रीजन होगा और ब्रेकिंग पॉइंट विल बी वेरी फार. दिस इज इलास्टिक रीजन and this is plastic region. ओके, सो ये हो गए डक्टाइल मटेरियल्स. सेकेंड कैटेगरी है इसमें ब्रिटल मटेरियल्स. ये डक्टाइल मटेरियल्स के जस्ट अपोजिट है. इनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है. ओके, सो दीज आर मटेरियल्स which show very small plastic region. And the fracture point is very close. To elastic limit. तो जब भी दूर या पास फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है तो वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट के कंपैरिजन में बोला जाता है. ओके, तो इनके एग्जांपल्स हैं चॉक्स वगैरह जो आसानी से, जो बिल्कुल भी शेप में चेंज नहीं करती हैं. वो जैसे ही हम एक लिमिट क्रॉस करेंगे वो बेसिकली टूट जाती हैं. सो इसका ग्राफ, इसके एग्जांपल्स हैं
glass, cast iron, etc. And the graph will be like this. So it is their elastic region, and after that their plastic region is very small and fracture point is very close. एंड जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो फ्रैक्चर पॉइंट के बिल्कुल सिमिलर ही है ऑलमोस्ट. ओके, सो ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ग्राफ है. तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे के काइंड ऑफ अपोजिट हैं. नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स in this case is elastomers. Elastomers are slightly different. These are materials which have no proportionality region or very small proportionality region, meaning their stress strain curve is mostly non-linear, and their elastic region is very large. इलास्टिक रीजन इज़ वेरी लार्ज, यानी कहने का मतलब उसको अगर हम खींचेंगे इस टाइप के मटेरियल्स को तो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका जो स्ट्रेन और स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा. बस ये डिफरेंट बात है इनमें. तो इसका ग्राफ होगा लाइक दिस. So elastic region is very large but not at all following the straight line curve, यानी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा. प्रोपोर्शनलिटी रीजन इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर है. एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर लार्ज ब्लड वेसल्स, and elastic tissues like aorta and rubber, elastic rubbers, etc. तो ये इलास्टोमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. ओके, नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में. अब ब्रेकिंग फोर्स अगर हमें निकालना है, हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बात करी थी, अगर वहाँ से हमें ब्रेकिंग फोर्स निकालना है तो हम सिंपली स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. एंड यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एंड उसका एरिया जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा. एरिया चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से वो चेंज होगा, लेकिन वो लेंथ एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करता. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ material. It does not depend on configuration, whereas braking force depends on configuration, specifically area, as well as on nature of material.
ओके, इस फैक्ट को यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज एज सेफ्टी फैक्टर. सेफ्टी factor. Safety factor is basically braking stress divided by applied या working stress. तो किसी भी डिवाइस में इन इंडस्ट्रीज़ वर्किंग स्ट्रेस को कम रखा जाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम रखा जाता है, ताकि सेफ्टी फैक्टर जो 1 से बड़ा रहे. सेफ्टी फैक्टर जैसे जितना ज़्यादा 1 से बड़ा होगा उतना सेफ़ होगा हमारे लिए उस मॉडल को यूज़ करना. तो सेफ्टी फैक्टर इज़ दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है कि कितना डिले होता है एक बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद में अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने में. जैसे रबर बैंड को खींचोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, उसको जब छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल शेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है. दैट टाइम इज़ कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. दिस इज़ अ टेम्परेरी डिले in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of deforming force. And it is known as elastic after effect. And the elastic after effect is negligible for perfectly elastic bodies like quartz and phosphor bronze. And it is very large for some other bodies like glass fibers. Okay, this is elastic after effect. ऐसा ही एक और फिनोमेना होता है, it is called elastic fatigue. So जैसे एक नॉर्मल फटीग वर्ड जो एक्सप्लेन करता है वैसे ही इसका मीनिंग यहाँ पर है. अगर हम बार बार किसी चीज़ को डिफॉर्म करें तो उसका जो इलास्टिक नेचर है वो कम होने लगता है. जैसे रबर बैंड या जो हमारे कपड़ों में इलास्टिक लगी रहती है, उसको अगर बार बार हम डिफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका इलास्टिक नेचर खोने लगता है, वो लूज़ होने लगती है, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन धीरे धीरे आने लगता है. सो दिस इज़ नोन एज इलास्टिक फटीग. इलास्टिक फटीग is the property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces. रिपीटेड का मतलब बार बार करना है डिफॉर्म उसको, और ऑल्टरनेटिंग का मतलब वन पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, यानी पहले स्ट्रेच एंड कंप्रेस. तो ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग द रबर बैंड अगेन एंड अगेन इट्स इलास्टिसिटी इज लॉस्ट ड्यू टू इलास्टिक फटीग. तो ये इलास्टिक फटीग का फिनोमेना है.